तो हाँ, तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इस क्लास के बाद द्विघात समीकरण में आपको समस्या नहीं रहने वाली है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपको कम समय में अच्छे खासे नंबर दिला सकती है। तो समय भी हमें कम ही लेना है, जैसा कि आपने देखा है। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण के सभी महत्वपूर्ण सवाल लिखा भी है, वही हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। है क्या? लेकिन हाँ, याद रहे हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट करेंगे, थोड़ा बने रहें, मैं समझाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आइए, सवाल है अपने पास, एक बार देखिए क्या सवाल है अपने पास। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये पूछा है नहीं कौन सा है। तो इसकी जो शॉर्टकट्स हमें ये देखनी है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसकी पहचान की मैं एक आपको छोटा सा पहले ट्रिक बता दूं कि ऑप्शन में आप कैसे छांटेंगे। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कहीं पे यदि कोई भी द्विघात समीकरण पूछा गया हो और यदि कहीं पे मान लीजिए रूट में x हो, तो बच्चों रूट में जो x, ये रूट में x का जो मान होता है वो x पे घात 1/2 होता है। आपको बता दें कभी भी घात आधा नहीं होता है। यदि घात आधा है तो ये दिक्कत है। कभी भी घात आधा नहीं होना चाहिए। घात जो है हमेशा पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक होता है या 1 होगा या 2 होगा, ऐसे करके डॉट 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 जहां तक हो जाए। घात कभी भी आधा नहीं होता है, क्योंकि रूट को आप चाहे रूट एक्स ऐसे लिख लीजिए, आप एक्स पे घात 1/2 लिख लीजिए, बात एक ही है। तो यदि कहीं पे रूट के अंदर x हो तो आप उसको वैसे ही छांट लीजिएगा, वो द्विघात समीकरण या फिर वो द्विघात बहुपद भी नहीं होगा, वो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा, दोनों में कोई नहीं होगा। एक एक पहचान तो आपने ये की। पहचान अभी आप लोगों को करा रहे हैं। पहचान क्या करा रहे हैं? पहचान। तो हम लोग पहचान अभी कर रहे हैं। ठीक, पहला पहचान हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पहचान। सेकंड ये होगा कि कभी भी कोई भी 1 जैसे मान लीजिए x, अब 1/x है, तो 1/x यदि आप इनको सीधा करने का प्रयास करेंगे, यदि हम इनको सीधा करें तो ये घात में -1 भी हो जाएगा। एक 1/x को यदि हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसको सीधा करेंगे, तो x पे घात -1 हो जाएगा। तो ये भी, इसकी भी संभावना नहीं है। इस टाइप के भी कहीं आपको दिखे तो वह भी द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद वो नहीं होता है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि घात हमेशा, घात का मान जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक प्लस में पूर्णांक, पूर्णांक होगा। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी पूर्णांक में कि आखिर में पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे दशमलव में ना हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सारे पूरे अंक हैं। तो पूरा अंक हो, दशमलव में ना हो, उसे ही तो हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कुछ पहचान करी, इस टाइप के कुछ पहचान होंगे। चलिए, अब टाइम नहीं लगेगा, अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पूछा, हमसे क्या पूछा है एक बार ध्यान से देखेंगे। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो वैसे ही हम इन लोगों ऊपर वालों को तो देखेंगे भी नहीं। यहां पे आप देखिए, इस ऑप्शन को एक बार देखिए। यहां पे क्या है? 1/x² क्या है? आप कहेंगे x² नीचे है, और यदि हम इसका व्युत्क्रम करें, सीधा करें, तो x² ऊपर में जाएगा और इसको सीधा करने के बाद ये -1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। तो ये वैसे भी नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन, ये जो हमारा डी नंबर सवाल है, डी नंबर ही द्विघात समीकरण नहीं है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया, इस तरीके से आपने नहीं समझा, तब वैसे ही देख लीजिए, वैसे ही देखेंगे। द्विघात समीकरण जिसमें 2 ही घात हो, यदि इसका हम लोग भिन्न का जोड़ करें, 1 और x का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं, तो x पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस में इधर 1 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण कहाँ रहा? ये नहीं रहा। तो वैसे भी ऑप्शन नंबर डी। तो ये अभी जो आप लोगों को बताया गया, ये एक ट्रिक है
एक टेक्निक है पहचानने का, या फिर द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, कुल मिला के दोनों एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये बटा में था, हमने इसी को एक ही बार में रिजेक्ट मार दिया कि यही द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो घात हो गया, इसको उल्टाइएगा, 1/x² है। यदि हम लोग उल्टाएंगे इसको, ठीक है, जैसे 1/x था, इसको हम लोगों ने उल्टाया तो घात x पे घात -1 हो गया। इसको भी उल्टाएंगे तो x² यहाँ होगा, यहाँ पे घात -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं कि घात पे घात क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो x पे घात -2 हो जाएगा। तो कभी भी ऋणात्मक में तो कम से कम नहीं आने वाला है, घात हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, और अधिक से अधिक 2 घात हो सकते हैं। ये बच्चों पहचान करने की एक ट्रिक है। चलिए, अब टाइम नहीं लगेगा, अब हम लोग समय से ही कर लिया करेंगे सवाल। आइए ये सवाल करते हैं। क्या सवाल है, एक बार इसको हम लोग देखें। बहुत ही प्यारा सवाल है। लिखा है निम्नलिखित में कौन, क्या लिखा है निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मतलब इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर पूछा है कौन सा द्विघात, अब इस बार कौन सा है तो हम लोगों ने पहले ही पहचान कर रखा है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा है, तो 1 में x² है, ये तो होगा ही नहीं, इसको वैसे ही छांट लीजिए। अब अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये देखा था कि यदि रूट के अंदर कोई x हो तो वो भी नहीं होता, यहाँ पे रूट जो है x जो है वो रूट के अंदर है, तो ये भी तो नहीं है, तो दो तो ऑप्शन वैसे ही हम लोगों ने छांट लिया। आइए अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ यदि आप देखेंगे, हमसे द्विघात समीकरण पूछा है। द्विघात समीकरण का मतलब कम से कम जिसमें 2 ही घात हो, वही तो द्विघात समीकरण होता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे 2x³ है। अब देखिए, x पे घात 3 है, x पे घात 3 है। इधर आप हमने क्या देखा, अब आगे का लीजिए, इसका भी आगे का लेते हैं, इसमें भी यदि करते हैं, मान लीजिए इस x पे स्क्वायर तो होगा ही होगा, इधर भी यदि करते हैं, इसको भी स्क्वायर दे दें, 3 दे दें, तो अब यहां देखिए 2x³ ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, x²। क्या आपस में कोई घटता है? वैसे ही आप देख लीजिए, वैसे ही देखेंगे शॉर्टकट। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण हमें पूछ रहा था। द्विघात मीन क्या होता है, द्विघात मतलब होता है जिसके ऊपर 2 घात हो, जिसके ऊपर घात 2 हो। तो यहाँ पे तो x पे घात 3 है, ये तो वैसे ही नहीं है, तो हमारा ये अपने आप में हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। इसको बेशक आप चाहें तो चेक कर लें, ये अपने आप हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये द्विघात समीकरण हमारा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। आइए अगला करते हैं। ये एक बार देखिए, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इस बार पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये देखेंगे हम लोग। अब नहीं है, ये तो कौन सा नहीं है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात हो गई कि कौन सा नहीं है। क्या ये है? ये तो द्विघात ही है, क्योंकि इसको यदि आप हल करना शुरू करें कुछ देर के लिए, यदि इसको हल करें तो ये तो है, क्योंकि 2x² में 1x², यहाँ भी प्लस है, ये घटेगा तो x² फिर भी बचेगा, तो ये तो है। पूछा है कौन सा नहीं है, यहाँ आप देखेंगे चूंकि इस पे स्क्वायर है तो ये भी तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको यदि आप हल करेंगे, a² प्लस में b² प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, ये हो गया हमारा। यहाँ करते हैं 3x² माइनस में 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो ये आप कुल मिला के देखें तो ये द्विघात समीकरण है अपना। क्यों? क्योंकि x², यहाँ देखिए ये 3x² प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी को सिर्फ लेते हैं, बाकी आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस में 6x, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, बराबर में कितना होगा 0। आप यहाँ देखेंगे 3x² में से 1 जाएगा तो -2x² बचेगा, ठीक है, प्लस में 6x और 15 में 9 जाएगा 6, कुल मिला के 0। तो ये द्विघात है, तो ये भी द्विघात है, ये तो द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। पूछा कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे x पे घात 3 है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है बराबर में, तो ये भी ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ये द्विघात नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल द्विघात नहीं है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ x पे घात 3 है, यहाँ x² है, घटेगा ही भी नहीं आपस में। इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो a² प्लस में b² माइनस में 2x हो जाएगा, वैसे भी नहीं घटता, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो बी नंबर होगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब
अब यदि यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा कुछ देर के लिए देखें तो ये तो होगा, ये तो हमारा द्विघात समीकरण है। इसको यदि हम लोग हल भी करके देखें, वैसे आप शॉर्टकट ही हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब मैंने कहा है कि हम सिर्फ आगे आगे वाली आगे जो भी हो, जैसे आगे में √2x है, इसके ऊपर हमने क्या रखा, स्क्वायर रखा। यहाँ पे आगे क्या था, एक्स स्क्वायर। सिर्फ हमें ये लेना है, ज़्यादा आगे लेना नहीं, बस इतना ही लेना है। रूट और स्क्वायर हट गया तो 2 बचा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपस में कट तो नहीं रहा है, क्या आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है। यदि हम देखेंगे 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर, यदि ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना एक्स स्क्वायर बचेगा, आप कहेंगे सर एक एक्स स्क्वायर बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा। तो फिर भी ये भी तो द्विघात समीकरण हमारा है, ये नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में पूछा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन है जो द्विघात नहीं है। फिर वो पहचानने वाली बात हो गई है कि कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम लोग सी नंबर ट्राई करते हैं। तो सी नंबर यदि ट्राई करें 2x, यहीं पे हम लोग स्क्वायर रख लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर रख लेते हैं। तो यदि करें तो ये रूट और स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो ही बचेगा एक्स स्क्वायर इधर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो आपस में ये दोनों तो आपस में कट के क्या हो गया, एक ही हो गया, पूरा कट गया। तो एक्स स्क्वायर चूंकि हमारा खत्म हो गया, तो हम इससे सिद्ध है कि हम कह सकते हैं कि जो सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला सवाल करें। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इस बार पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो इस बार पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, हम वैसे ही कह सकते हैं ये नहीं है। यहाँ पे भी देखा जाए तो रूट के अंदर x है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी बटा में आ गया, ये तो साफ ही नहीं होगा। क्या संभव है ये होगा, देख लीजिए, ये कभी नहीं होगा। बटा है तो नहीं होगा, बस आप वैसे ही छांट लीजिए, ये नहीं होगा। तो इसको तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, यही द्विघात समीकरण होगा, यही द्विघात समीकरण होगा। या बेशक आप उनको हल करके देख लीजिएगा, यही द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से कुछ टेक्निक्स के आधार पे हम लोगों ने सेकंडों में ही इसको छांट लिया, कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आते हैं। पूछा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। आपको बता दें मूल का मतलब क्या होता है, मूल मीन एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बराबर में क्या दिया है, 0 दिया है। हमें क्या निकालना है, मूल। मूल का मतलब ज्यादा घबराना नहीं है, हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर को इधर रखिए, अब बाकी सबको हम क्या करेंगे, उस साइड में रख लेंगे। जैसे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे गुना है, ये आपस में गुना ही है, एक्स स्क्वायर इधर रहेगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये इससे गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाग हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब तो एक्स का ही तो मान निकालना था, मूल मीन एक्स का ही मान होता है। ये देखिए, इसका रूट और स्क्वायर हट गया। अब याद रहे, रूट में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो हम लोग प्लस और माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, क्यू का ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हुआ, तो सिर्फ क्या बचेगा, आप कहेंगे यहाँ क्यू बचेगा। अब नीचे यदि आप देखेंगे तो ए स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर और रूट खत्म, पी का भी स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, ए और पी बचा। तो क्या इस तरीके का कहीं कोई आपके ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। इसके मूल डी नंबर होंगे प्लस माइनस क्यू प्लस ए पी। ठीक है, चलिए आइए ये सवाल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और कम समय में बनने वाला सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल, अब विचार करिए, द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, आप कहेंगे द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे। 2 मूल में कह रहा है, एक मूल दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान कह लीजिए दिया हुआ है 1/3, और दूसरा मूल आप कह लीजिए कि बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, बस ये है। अच्छा, दोनों को गुणा कर लेते हैं। पूछा है कि दूसरा मूल होगा क्या, आप कुछ मत करिए, दूसरा मूल कह रहा है निकालने के लिए, तो इन दोनों को हम लोग गुना करें। अच्छा ये बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है
लास्ट वाला होता है। लास्ट में कितना है, 3, तो 3 होगा। और आगे यदि कोई संख्या था वो भी लिख लीजिए, आगे यदि 3 है तो वो भी लिख लीजिए। यहाँ पे अपने पास अल्फा का मान कितना था, आप कहेंगे 1/3 था। अब बीटा का मान चूंकि निकालना है ना, बीटा का मान तो हमें निकालना है। तो बीटा का मान निकालने के लिए अब ये देखेंगे 3 से 3 कट गया, कितने बार में, आप कहेंगे 1 बार में। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि 3 इधर भाग है तो 1 से उधर गुना हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, 3। आप कहेंगे डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ये निकालना था। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है। बहुत ही मजेदार सवाल है। 4 समीकरण दिए हुए हैं। पूछा है कि इन चारों में से आप ये बताइए कि किसका मूल मतलब समझते हैं ना, मूल मतलब चाहे तो आप अल्फा कह लीजिए, चाहे तो आप अल्फा कह लीजिए, या फिर इसको बीटा कह लीजिए, या फिर तो आप एक्स कह लीजिए, और इसका एक दिया है 2, मतलब एक ही दिया, या फिर अल्फा कह लीजिए तो अल्फा ही कह सकते हैं। अल्फा बीटा बराबर एक्स, मतलब मेरे कहने का भाव बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं आप समझिए, आप ये समझ लीजिए, या फिर 2 जो है ना, अल्फा का मान हो सकता है, या बीटा का मान हो सकता है, या एक्स का मान हो सकता है। आप तीनों में जो आपको जो अच्छा लगता है वो करके आप इसको देख सकते हैं। पूछा है कि एक मूल तो 2 है, मैं एक्स ही मानूंगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में मान लीजिए मैं अल्फा ही मानता हूं, अल्फा 2 है। तो पूछा है ये जो एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में किस समीकरण का एक है, ये 2 किसका निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा का मान कितना है, यहां पे 2 है, अल्फा का मान 2 है। तो या फिर हम अल्फा नहीं समझ में आया ना, आप ये कह लीजिए x बराबर 2 है, x बराबर कितना है, 2 है। तो ये किस समीकरण का है, तो विचार करिए, ये मूल है, x का मान मूल है। यदि 2 का मान हम जिस भी चारों में से जिस समीकरण में रखें, 2 का मान रखने के बाद यदि उस समीकरण का मान 0 हो जाता है तो समझ लीजिए ये उसी का होगा। अब यहाँ पे हम रख के देखते हैं, बारी बारी से ट्राई कर लेते हैं। जैसे x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे यदि रखें तो हम यहाँ पे, चलिए मैं नीचे रख देता हूँ, जैसे x² माइनस में 4x माइनस में कितना है, 21 है। अब इसकी जगह पे आप 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा, हर जगह जहां जहां x है वहां वहां 2 रख लीजिए, हम लोग बाय ऑप्शन कर रहे हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, माइनस में 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, माइनस में कितना हो जाएगा, 21। क्या 0 हुआ इसका मान, क्या हुआ, नहीं। 8 देखिए 21, 8 कितना हो गया, 29 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो 25 होता है, 0 तो नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि इसका तो वो मान नहीं है, एक मूल इसका तो नहीं है। यदि आप यहां देखेंगे और यदि ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 4 गुना 2 करेंगे 8 होगा, प्लस में कितना होगा, 5 होगा। और ये यदि हम लोग करते हैं तो 5 4 कितना होगा, 9, 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 1, 0 होना चाहिए। तो इससे सिद्ध है कि बी भी तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग रखें, इसमें यदि रखें तो 2 का मान रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस में 1 बराबर में 0। तो 4 4 आपस में कटेगा, फिर भी कितना हो गया, 1, 0 कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ 0। तो ये भी नहीं, तो ये अपने आप यही है, बस इसको आप चाहे चेक करिए या ना करिए, ये हमारा डी नंबर सही है, डी नंबर ही सही है। गुणनखंड से बेहतर होगा, आप गुणनखंड नहीं है ना, चारों ऑप्शन का आप गुणनखंड करने लगेगा, उतना टाइम अपने पास नहीं है कि हम गुणनखंड करके चेक करें, वैसे ही हम चेक कर सकते हैं। आप बेशक इसमें रख के देख लीजिए, देखिए यहाँ पे x की जगह पे रखिएगा आप 2, क्या रखना है हमें, 2 रखना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, माइनस में यहाँ भी कितना रखना है, 2, तो 2 रख लीजिए, प्लस में 6 बराबर में देखिएगा इसमें 0 हो जाएगा। 4 दूनी कितना होगा, 8, माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, प्लस में 6 बराबर में 0। अब आप यहाँ देखिए 8 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14 बराबर में 0। तो दोनों साइड 0 हो गया, दोनों साइड 0 हो गया, किसको रखने पे, तो 2 हमने x बराबर 2 रखा समीकरण 4 में, तब जाके क्या हुआ, हमारा 0 हुआ। तो इससे सिद्ध है कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करके बताइए। लिखा है अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर के मूल हो तो 1/अल्फा, एक बार 1/अल्फा और 1/बीटा को हल करिए। ये प्रायः पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, इसको सीखिए, प्रायः पूछे ही जाते हैं। ऐसा अच्छा सवाल है, हर बार पूछा जाता है, तो इसका कुछ मत करिए, आप एक बार क्या करिए, इसका
भिन्न का जोड़ तो सबको आता है, कर लीजिए। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, लघुत्तम निकालिएगा, ए अल्फा और बीटा का यदि आप लघुत्तम निकालिएगा, क्या इसका लघुत्तम निकलेगा? नहीं, नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे अल्फा बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये होगा। अल्फा से अल्फा कटा, ऊपर में क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा से बीटा कटा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अब यदि ध्यान से आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा को आगे लिख लीजिए और बीटा को प्लस में पीछे लिख लीजिए, है ना। और नीचे हम लोग क्या कर लें, अल्फा इंटू बीटा, ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब पूछा है कि ये क्या होगा, तो एक बार ये देखिए, यहां पे अब ध्यान से देखिए, इसमें मान रखना अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। आप कहेंगे मैंने कई बार बताया है, यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ये समीकरण है, फिर भी यदि नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको देख लेने से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। देखिए, बीच का जो मान होता है, हम लोग बीच से शुरू करते हैं सारा। जैसे कि आपने सुना है आगे, आगे जो होता है a बराबर 2 होता है। आपने सुना है b का मान क्या है, नहीं कुछ तो -1 है, ठीक है। और c बराबर कितना है, -6 है। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a होता है कि नहीं होता है। तो माइनस, अब देखिए माइनस तो पहले से है, अब b का मान कितना है, -1, और a की जगह पे कितना है, आप ध्यान से देखेंगे, a की जगह पे 2 है, एक ही जगह पे कितना है, 2 है। तो 1 कितना हो गया, 2, और 1/2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1/2 हो गया। यदि अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटा में a। और c क्या है, आप कहेंगे c की जगह पे -6 है, और a क्या है, a की जगह पे 2 है। इसको यदि 2 से काटेंगे तो कितना होगा, -3 होगा। अब बस मान रख दीजिए, अब यहाँ पे क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला, आप यहां देखेंगे तो 1/2 निकला। अब भाग अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, -3 निकला है। अब देखिए यहां पे इस तरीके का भाग है, इसको जो हमारे नए बच्चे हैं जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है उनको भी मैं समझाना चाहूंगा। बटा मीन क्या होता है, बटा मीन भाग होता है। क्या होता है, भाग। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। हमने भिन्न के भाग में पढ़ा है, यदि भाग को गुना बनाते हैं तो इसके नीचे का एक ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यदि गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 3 दूनी -6 होगा, तो कितना हो जाएगा, 1/-6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता एग्जाम में बिल्कुल नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए इतना बताया गया, हम लोग तो बिल्कुल शॉर्टकट करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। वैसे आंसर तो निकल गया, कितना, डी। चलिए अब आते हैं इसको शॉर्टकट हम लोग कैसे करेंगे। तो ये तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना किया गया, नहीं तो इतना कैलकुलेशन कौन करता है, कोई नहीं करेगा इतना कैलकुलेशन। ऑब्जेक्टिव में इतना कैलकुलेशन कोई भी नहीं करता, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप भी ना करें इसको ऐसा। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या, इसको, हाँ लेकिन इसको एक बार हल करने के लिए सीखना पड़ेगा। इस तरीके का होना कुछ नहीं करना है, नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो इसको हल यदि करिएगा यही निकलेगा। अब देखिए मान रखना है सीधा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बीच में। क्या होता है, बीच में। तो बीच में x के आगे कोई है नहीं, नहीं तो नहीं कुछ तो -1 है, याद रखिएगा। बीच का मान होता है, ये याद रहे कि यदि यहाँ पे माइनस है, जैसे नहीं कुछ तो एक तो छुपा है किसी भी संख्या में, यदि यहाँ पे -1 है, या फिर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे -2 रहता तो हम +2 लेते, और यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस ही लेंगे, माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, 1 लेंगे। या आगे भी कोई संख्या है, आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा दीजिए। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, आप सीधे कुछ मत करिए, पीछे का मान होता है, पीछे क्या है, -6 है तो यहाँ पे -6 लिखिए। आगे भी कुछ है क्या, आगे भी कुछ है क्या, आप कहेंगे हाँ आगे भी तो है, आगे क्या है, 2 है तो नीचे में 2 लिख लीजिए। चलिए अब यहीं से कटाते हैं हम लोग, 2 का 2 में 6 कितने बार में, आप कहेंगे 3 बार में। 1/3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। तो हम लोग इस तरीके से शॉर्टकट करेंगे, ज्यादा इसमें टाइम लगाने वाले नहीं। चलिए आइए अगला सवाल करें। देखिए इस सवाल को क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा और बीटा हो, तो पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। कुछ देर में अभी हम लोगों ने सीखा है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है
वो बीच में होता है, बीच में जैसे x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है, b है बच्चों। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, b है, तो हम यहाँ b है तो हम यहाँ पे माइनस b लेंगे, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि प्लस b है तो हम यहाँ माइनस b लेंगे, यही याद रखना है। आगे भी कुछ है क्या, कहेंगे हाँ सर x के आगे a है, तो यहाँ पे आप a लिख लीजिए और ये हमारा आंसर। देखिए तो कहाँ है ये, कितने नंबर ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, बस ये हमारा आंसर हो। ठीक है, ये इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूल का गुणनफल क्या होगा। मूल का गुणनफल समझते हैं, अल्फा इंटू बीटा पूछा है। मूल का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, हम जानते हैं कि सर अल्फा इंटू बीटा का मान तो जो पीछे है, पीछे में माइनस प्लस नहीं देखना होता है, माइनस प्लस थोड़ा बीच में ही देखना पड़ता है। पीछे यदि +1 है तो हम +1 ही लेंगे। आगे भी कोई संख्या है क्या, कहेंगे हाँ सर आगे 4 है, तो नीचे 4 लिख लीजिए और आप कह दीजिए यही आंसर। क्या कितने नंबर में है, ए नंबर ऑप्शन में। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको करके देखते हैं। क्या लिखा है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूल का योग, मूल समझते हैं ना, मैं फिर बताऊंगा। मूल मतलब अल्फा प्लस बीटा, कह रहा है कि दोनों का योग एवं, मैं यहां लिख देता हूं, यहां सामने लिख देता हूं, मूलों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा लिखिए, मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बच्चों भाग, अनुपात मीन क्या होता है, भाग। अनुपात मीन भाग से आप बटा में लिख लेते कोई बात नहीं है, या आप अनुपात में लिख दिए तो भी कोई बात नहीं। गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, बीटा। चलिए आइए, अब ये पूछा कि ये कितना होगा, तो अभी हम लोगों ने हाल ही में सीखा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हमने सीखा है कि सर जो बीच में जो संख्या होती है वो अल्फा प्लस बीटा का ही मान होता है, लेकिन हाँ शर्त ये है कि यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे -12 है तो हम लोग +12 लेंगे, प्लस तो छुपा रहता है, प्लस तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बटा, और आगे यदि कुछ है, आगे क्या है, 7 है, आप 7 लिख लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है जो सबसे पीछे होता है, जो पीछे होता है अल्फा इंटू बीटा का मान, अब बीच में होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। लेकिन बीच में ट्विस्ट ये है कि यदि माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना लेना है, आप कहेंगे हमें 18 लेना है, लेकिन आगे भी कुछ संख्या है क्या, आगे कहेंगे सर 7 है, तो नीचे 7 लिख लीजिए। अब देखिए 7 से 7 कट गया, अब इसको 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बच्चों कितना हो गया, 2:3, ये हमारा हो गया। ये आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा है, आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक बार देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो, पूछा है मूल बराबर है बच्चों। एक बार यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है चैप्टर तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक बार यहाँ पे देखिए, यदि b² - 4ac बराबर 0 के बराबर हो जाए, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो जाए, आप कहेंगे वास्तविक और समान मूल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक प्लस समान मूल, ठीक है। वास्तविक प्लस समान मूल का मतलब समझते हैं ना, समान मीन बराबर मूल निकलेंगे। यदि, ये तो पहला, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आप नए बच्चे हैं, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, या फिर क्लास आपने नहीं पढ़ा है ठीक से, तो आप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो जाएगा। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से इसका मान बड़ा हो जाए, आप कहेंगे वास्तविक प्लस असमान मूल होगा। यहाँ पे मतलब क्या मूल होंगे, असमान मूल होंगे। असमान का मतलब जैसे x का जो मान निकलेगा, द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलेंगे, 2 मूल में क्या होता है, x का मान अलग अलग निकलता है। एक यदि आप देखेंगे, एक x के डबल मान निकलते हैं, एक यदि 2 निकलेगा तो दूसरा क्या निकलेगा, 3। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें, ऊपर वाला देखिए, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो x का मान लीजिए यदि 2 निकला तो दूसरा भी मान 2 ही निकलता है, ये ऐसा है, ठीक है। आगे देखिए, एक तीसरा ये है, यदि b² - 4ac माइनस में हो जाए, इसका मान यदि माइनस में हो जाए, अर्थात 0 से छोटा हो जाए, ठीक है,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसका हम ये सीधा लेंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये आप लिख लीजिए, जो बच्चे नए हैं उनको काम आएगा ये, बस। अब चलिए अब इस सवाल को करते हैं। क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो। बच्चों क्या लिखा है, मूल बराबर हो। क्या लिखा है यहां पे देखिए तो, मूल बराबर हो। मूल बराबर हो कब, मूल कब बराबर होगा, जब हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी ना उसका मूल बराबर होगा। मूल बराबर हो तो पूछा है, हो तो क्या, तो यहां पे किसी का मान कह रहा होगा निकालने के लिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस है, क्योंकि नाम स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करें, चलिए मान लीजिए सपोज करिए सी दिया हो या फिर बी भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में जो निकलेगा मान लीजिए तो हो तो सी, मान लीजिए सी का मान यहां पे कहा है, सी का मान होगा, तो हम लोग सी का मान निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, अब यहां देखिए बी की जगह पे बी ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4। अब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ए ही है, ए ही रहेगा। सी की जगह पे सी ही है, सी ही रहेगा, बराबर में 0। ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हमें किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है, तो सी को रखिए, बाकी सबको उधर। तो ये अब देखिए बी स्क्वायर प्लस है, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, ये तो एक छोटे से बच्चे को भी आता है कि इधर यदि माइनस रहे उधर जाके क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस। हमें फाइनली सी का मान निकालना है, तो सी इधर छोड़ दीजिए, इस सी को इधर रखिए। अब 4a गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे सी का मान क्या निकला, बी स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बराबर माइनस बी स्क्वायर बटा में 4a। तो इस तरीके से हम लोग यहां से कर सकते हैं, क्योंकि प्लस है तो इधर आके माइनस ही होना है, इधर आके क्या होना है, माइनस होना है। तो और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बटा में 4a। तो ये ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, कहीं भी है क्या, आप देख लीजिए। बी स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 4a, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखिए, अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर यहां भी पूछा है सी का मान क्या होगा, सेम सवाल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। तो फिर यही कहा है कि मूल समान हो, तो मूल समान है तो हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार यदि आपको समझ में नहीं आया ना, मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं। देखिए ए का जो मान होता है वो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी का मान क्या होता है, जो x का गुणांक होता है a। अब c का मान क्या होता है, c में ca है तो ca लिखेंगे। तो हमारे पास मूल समान हो तो b स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 4ac बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो b की जगह पे क्या मान है, आप कहेंगे सर a स्क्वायर। 4 a की जगह पे क्या है, b है तो यहाँ पे b लिख लीजिए। c की जगह पे क्या है, c है तो यहाँ पे c लिख लीजिए, बराबर में क्या, 0। फिर c का मान रखने के लिए हमें निकालना है, तो c को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ये देखिए a प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, उधर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे गुना है, क्योंकि c का मान हमें रखना है माइनस a स्क्वायर। ये बताइए 4b इधर गुना है, इधर आके 4b क्या हो जाएगा, भाग। तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस खत्म हो गया। तो c का मान जो निकला a स्क्वायर बटा में 4b, a स्क्वायर बटा में 4b। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, a स्क्वायर बटा 4b है कहीं, हाँ, a स्क्वायर बटा में 4b, तो बी नंबर हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। ये देखिए पूछा है इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक का मान कुछ नहीं होता है, यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक को डी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, डी से। तो बी का मान क्या होगा, आप जानिए, बीच वाला जो मान होता है, बीच वाला जो मान होता है वो किसका होता है, बी का। तो ठीक है, और 4 ए का मान कहे तो सबसे आगे वाली संख्या ए का मान कहलाता है, सी कहे तो सबसे पीछे वाली संख्या सी का मान कहलाता है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 4 चौके 16, इसको 4 दूनी 8 तिया 24। तो 24 में 16 घटाइएगा तो कितना होगा, आप कहेंगे -8। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो आप कर दीजिए काम इसका। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे आइए, ये देखते हैं क्या है। यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य है, बहुत ही मजेदार सवाल है। विवेचक शून्य है तो समान मूल बी का मान क्या होगा,
पूछा है विवेचक तो शून्य है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अभी कुछ देर पहले यहां पे आप देखेंगे, यहां अभी कुछ देर पहले आप लोगों को यह बताया गया था, ये सवाल था ये, तो मूल समान है अर्थात दोनों अल्फा का भी मान अल्फा बराबर में बीटा है। कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0। सेम सवाल यहां पे घुमा दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? तो अभी हम लोग शायद थोड़ा सा आगे करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ थे, आइए ये सवाल हम लोग कर रहे थे। क्या है देखिए, तो एक बार रख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां देखिए a का मान कितना है, जो x का जो गुना x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो यहां c रखिए। और ठीक यहां देखिए b का मान क्या होगा, जो x का गुणांक है तो b का मान माइनस में b है, और c का मान क्या है, c का मान है a। बस कुछ नहीं करना है। अब अल्फा और मूल समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग रख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस में यहां कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, यहां कर देता हूं। तो मूल समान हो तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0। ठीक है, तो b का मान कितना है, यहां देख लीजिए माइनस b, तो यहां पे आप माइनस b का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, -4। a का मान कितना है, a का मान कितना है, c, तो यहां पे c लिख लीजिए। c का मान कितना है, a, तो यहां पे a लिख लीजिए, बराबर में क्या करना है आपको, 0 करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4ac, कितना हो जाएगा 4ac बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए कुल मिला के घूम फिर के वही आ गया। हमें एक मूल का मान निकालना है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे। याद है आपने हम लोगों ने एक फॉर्मूला सिद्ध किया था शायद, यदि आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप वो हमारी वीडियोस देख लीजिए। इसका जो मान होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। इस तरीके का सवाल हो और एक मूल कहे निकालने के लिए आप देखिए, आप इसको रख लीजिए। एक हमारा जो सूत्र होता है x बराबर माइनस बी बटा में 2a होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा में 2a। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमेशा तभी होगा, इस सूत्र का उपयोग हम तब करते हैं x बराबर माइनस बी बटा 2a, जब क्या हो, जब एक द्विघात समीकरण दिया हो बराबर में उसका विवेचक शून्य हो। जब उसका विवेचक शून्य होगा, याद रखिएगा, x बराबर माइनस बी बटा 2 तभी हम यूज करते हैं जब उसका विवेचक क्या हो, शून्य हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 हो। तो यहां पे मैं ज्यादा विस्तार करूंगा नहीं, हमारी लॉन्ग वीडियोस देख लीजिएगा, वहां पे लंबे तरीके से अलग सिरे से इसको पढ़ा दूंगा। फिलहाल तो आप x निकालने का ये एकदम शॉर्टकट मेथड आप जान लीजिए, डायरेक्ट आंसर करेंगे इस सूत्र के आधार पे, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। ओह मिटा दिया मैंने, ये थोड़ा अभी रहेगा। यहां देखिए, अब यहां देखिए b का मान कितना है, आप कहेंगे माइनस, तो यहां पहले से b का मान कितना है, माइनस b बटा 2। a का मान कितना है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे c है ना, तो c रखिए, यहाँ पे कितना रखिए, c, तो माइनस माइनस प्लस b बटा में 2c, तो x का मान कितना निकलेगा, b बटा 2c। बस इतना ही, साथ ज्यादा नहीं था। ये कहीं दिख रहा है क्या, b बटा में 2c? हाँ दिख तो रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आंसर हमारा। कोई दिक्कत है किसी को? यदि किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आ गया, आप देखते देखते ही कहेंगे इसका आंसर निकाल लीजिए, इसमें कुछ है क्या? कुछ यदि है तो मुझे बताइए, यदि नहीं है तो आप आंसर कमेंट करिए। क्या लिखा है कि मूलों का योग, मूल दो ही होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। हमने जाना है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बीच वाली संख्या। हाँ ट्विस्ट ये है, यदि प्लस हो ना तो यहां पे माइनस होगा, और आगे कुछ है क्या, आगे कोई संख्या है क्या? नहीं है तो नहीं है, नीचे कुछ नहीं रखना है, तो -2 ऑप्शन नंबर किस में है, ए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, ये बहुत मजेदार सवाल है। फिर पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये तो आप देखते देखते कहेंगे, आप कहेंगे सर बीच वाला जो मान होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, लेकिन हाँ यदि प्लस रहे ना तो हम लोग यहाँ माइनस लिखते हैं। लेकिन ये भी देखते हैं आगे कोई संख्या है क्या, हाँ 2 है तो नीचे 2 लिख दीजिए, कहीं है ऑप्शन में क्या, कहीं है क्या? हाँ -3/2। चलिए आगे बढ़िए, ये सवाल देखते हैं। एक बार इसको देखिए, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल असमान और अवास्तविक होंगे। बच्चों अभी कुछ देर पहले ही बताया था, यदि आपने नहीं देखी है एक बार मैं फिर से निकाल देता हूं वो।
यहां पे लिखाया था, ये देखिए, ये क्या लिखाया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ये जो ये देख रहे हैं ना, ये इसका जो मुंह है, मुंह किधर घुमा है? जीरो की तरफ घुमा है, जीरो की तरफ घुमा है। किसकी तरफ मुंह घुमा है? जीरो की तरफ। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मुंह है, मतलब ये इसका जो मुंह है जीरो की तरफ घुमा हो, दूसरे शब्दों में हम लोग देहाती स्टाइल में देखें तो क्या हो? तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। आइए अब देखते हैं इस सवाल को, शायद अब समझ में आ जाएगा। अब चलिए, यही सवाल था ना? हाँ ठीक, ये सवाल था। पूछा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल असमान, एक तो असमान और वास्तविक होंगे। अच्छा, असमान कहा है, मैं इस चीज को ध्यान में नहीं रहा, असमान का है, तो असमान वाला भी मैंने लिखाया था वहां पे, यहीं पे लिख देता हूं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मुंह घुमा हो इधर, ठीक है, इसका जो मुंह है वो इधर घुमा हो, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, कितने नंबर में है? कितने नंबर में है? क्या? 4ac, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। यदि मुंह इधर घुमा हो, यदि मुंह इस तरफ घुमा हो, इसका मुंह, ये देखिए इसका बड़ा योगदान है। यदि मुंह इधर घुमा है तो असमान मूल, मूल इधर घुमा है कोई मूल नहीं, बराबर है तो दोनों मूल समान। इन तीनों को ध्यान से रखिएगा। अब यहां देखिएगा, यदि इधर मुंह घुमा हो तो क्या हम कह सकते हैं, इसमें ये सिर्फ काउंट होगा द्विघात समीकरण वाले में, द्विघात समीकरण में ही काउंट होगा। यदि मुंह इस साइड घुमा हो, आप कहेंगे असमान मूल, असमान मूल, ठीक है। यदि इसका मुंह ऐसे हो तो हम कहेंगे कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। यदि ऐसे बराबर हो तब क्या करिएगा? हाँ, तब कह सकते हैं समान मूल। क्या कहेंगे? समान मूल, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अगला